हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूफ टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसकी बहादुरी के चर्चे हम सबको अधूरे रूप से पता है, जिनकी बहुत कम बात की जाती है जब इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात आती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और समझेंगे कैसे गांधी जी से ज्यादा उनका महत्व था इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। शुरुआत करते हैं सुभाष चंद्र बोस के जन्म से। उनका जन्म 18 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। तब भारत पूरी तरह से अंग्रेजों की दया पर था और गरीबी में डूब रहा था। जब भारतीयों की भूख से मौत हो रही थी, उस दौरान मुट्ठी भर परिवार ऐसे थे जो अच्छी जिंदगी अफोर्ड कर सकते थे और उनमें से एक बोस का परिवार था। लेकिन जैसे जैसे बोस बड़े हुए, उन्हें दिखने लगा कि कैसे अंग्रेज उन्हीं के देश में आके उन पे ही अत्याचार कर रहे थे। जब वो 10वीं कक्षा में सेकंड रैंक लाके 1913 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिए, उन्होंने एक होटल के बाहर एक बोर्ड पर लिखा देखा, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। उनको ये सब देख के अपने दिल में इतना बुरा लगना शुरू हो गया था भारत की इस स्थिति के लिए कि जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी एक क्लास अटेंड कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक अंग्रेजी टीचर भारतीय बच्चे को बहुत मार रहा था और ये देख के सुभाष जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसी अंग्रेजी टीचर को जाके थप्पड़ मार दिया और इसके बाद उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया। अब उनके पिताजी ने डिसाइड किया कि वो सुभाष जी को लंदन भेजेंगे इंडियन सिविल सर्विस की पढ़ाई करने के लिए, जो कि उस वक्त की सबसे कठिन एग्जाम में से एक थी। इस एग्जाम की तैयारी में लोगों को कम से कम 4 साल लगते थे, लेकिन नेताजी इतने होशियार और बुद्धिमान थे कि उन्होंने उस एग्जाम को 7 महीने में ही निकाल दिया और चौथी रैंक लाके उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करी और वहां के रैंक होल्डर बने, जिसके चलते अंग्रेजों ने नेताजी को जॉब ऑफर की पेशकश की। लेकिन नेताजी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने समझा था कि अंग्रेज भारत में कैसे अत्याचार कर रहे थे और वो कभी इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाते कि एक तरफ उनके देशवासी कैसे तड़प रहे थे और एक तरफ वो कैसे अपनी आराम की जिंदगी जीते। इसलिए उन्होंने उस जॉब ऑफर को नकार दिया, क्योंकि वो भारत वापस आके भारत के लोगों के लिए लड़ना चाहते थे और इसी के चलते वो वापस भारत आए। अब 1921 में उन्होंने देखा कि कांग्रेस एक मजबूत दल बन चुका था और इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करा, जिससे वो गांधी जी के साथ भारत को आजाद करने में लग सके। और यही से ने शुरुआत होती है नेताजी के पॉलिटिकल जर्नी की। नेताजी की पर्सनालिटी बहुत करिश्माई थी और उनकी पॉलिटिकल नॉलेज उससे भी शानदार थी। उनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान और दूरदृष्टि रखने वाले उस वक्त बहुत कम लोग थे, जिसके कारण नेताजी कांग्रेस की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ने लगे और गांधी जी और नेहरू जी के सामने अपना पक्ष रखने में सक्षम हो गए थे। इसका उदाहरण यहाँ से दिया जा सकता है कि 1928 में जब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को एक प्रपोजल दिया कि अंग्रेज भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार है, तब गांधी जी ने इरविन के प्रपोजल को काफी अहमियत दी और उसके बाद वो उस प्रपोजल को कोलकाता एलिवेशन में लेके गए और वहां सबके सामने डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की और बोले कि भारत को ये स्टेटस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर नेताजी इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि नेताजी ने समझाया कि डोमिनियन स्टेटस से भारत को सिर्फ अपनी इकोनॉमी चलाने का मौका मिलता, लेकिन इसकी अभी भी देख रेख अंग्रेज ही करते। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया कि अंग्रेज जब चाहे भारत के प्रेसिडेंट को बदल सकते थे। ट्रेड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे भारत का कोई कंट्रोल नहीं होता। भारत अपनी आर्मी के साथ कोई काम नहीं कर सकता था, न ही खुद के रूल्स बना सकता था। इसका मतलब ये था कि सरकार भले ही कोई भी चलाए, पॉलिसीज अभी भी ब्रिटिशर्स ही बनाते और भारत को उसका पालन करना पड़ता। यह बात नेताजी को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। और उन्हें जब गांधी जी और नेहरू जी को इस बात को समझाने में बहुत वक्त लग रहा था, उन्होंने कुछ ही दिन बाद पूर्ण स्वराज का झंडा लहरा दिया और इसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गए कांग्रेस में और डोमिनियन स्टेटस लेने से भारत ने खुद को रोक लिया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था,
वो अंग्रेजों के प्रति गर्म स्वभाव के होते जा रहे थे। गांधी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इनकी अप्रोच काफी एग्रेसिव है, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, लेकिन नेताजी का ये मानना था कि आजादी मांगी नहीं, छीनी जाती है। इसके चलते जब 1939 में कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तो गांधी जी ने अपने बहुत करीबी इंसान पताभी सीतारमैया को इस पद के लिए खड़ा किया और पूरे भारत में सबको जाके बताया कि पताभी मेरा आदमी है, और अगर पताभी की जीत होती है तो इसका मतलब मेरी जीत होती है। लेकिन नेताजी इतने पॉपुलर हो गए थे कि उन्होंने डॉक्टर पताभी, जो कि गांधी जी के करीबी थे, नेताजी ने उन्हें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हरा दिया था। जी हां, पताभी के 1400 वोट थे और नेताजी के 1600। इसका मतलब ये था कि लोग अब नेताजी को गांधी जी से ज्यादा पसंद करने लगे थे और उनसे ज्यादा बड़ा मानने लगे थे। पर क्योंकि नेताजी गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और वो कांग्रेस को दो भाग में बंटता हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंशियल पद से रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि भले ही दोनों की आइडियोलॉजी अलग हो पर दोनों का मकसद एक ही था। इसके बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी अपने तरीके से दिलाने के लिए वो अकेले निकल गए, और यही से शुरुआत होती है नेताजी के फ्रीडम स्ट्रगल की। अब क्योंकि नेताजी को कांग्रेस से बेदखल कर दिया गया था, उन पे अंग्रेजों द्वारा नजर रखी जा रही थी, और यही से नेताजी की ऐतिहासिक जर्नी की शुरुआत होती है। उन्होंने सोचा कि अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है और वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर, जो कि जर्मनी, जापान और इटली से बना था, वो अलाइड पावर जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, पोलैंड, सोवियत यूनियन और फ्रांस थे, उनसे लड़ रहा था। और क्योंकि उस वक्त जापान की पहुंच पूरे एशिया में बहुत अच्छी थी, और साथ ही में हिटलर ने इतना नुकसान पहुंचाया था पूरे यूरोप में कि अंग्रेज लगभग खुद अपना देश खोने की कगार पर थे, यही नेताजी ने सोचा कि ये एक अवसर है। उन्होंने देखा कि जापानी और नाजियों से लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना चारों ओर फैली हुई थी दुनिया में, जिसकी वजह से भारत में सिर्फ सेना के अपर मैनेजमेंट में अंग्रेज थे, जबकि पूरी सीमा रेखा सेना में केवल भारतीय सैनिक थे। सिर्फ 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे भारत के 25 लाख सैनिक के सामने, और यही नेताजी ने सोचा कि अगर वह किसी तरह उन 25 लाख भारतीय सैनिक को अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ विद्रोह करा दे, तो अंग्रेजों के पास कोई और चारा नहीं बचेगा सिर्फ भारत छोड़ने के अलावा। लेकिन उन 25 लाख भारतीय सैनिक को कन्विंस करना कोई आसान काम नहीं था, और यही पे नेताजी की इंटरनेशनल स्ट्रेटजी काम आती है। इसके लिए नेताजी ने एक प्लान बनाया। उनका मकसद था किसी तरह सोवियत यूनियन में रूस पहुंचना, और ये रास्ता आसान नहीं था। जब अंग्रेजों की पूरी निगरानी नेताजी के अगले कदम पर थी, वो गाड़ी की डिक्की में पीछे छुप के कोलकाता से धनबाद पहुंचे, धनबाद से काबुल और काबुल से रूस। लेकिन जब रूस के शासक ने मना कर दिया उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि रूस अंग्रेज के साथ था वर्ल्ड वॉर में, तब वो रूस से जर्मनी पहुंचे, और यहाँ पे उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। अब जब नेताजी की मुलाकात हिटलर से हुई, नेताजी उनसे बोले कि मैं आपसे यहाँ मदद मांगने आया हूँ। उन्होंने हिटलर को समझाया कि आपका और हमारा दुश्मन एक है, जो कि अंग्रेज थे। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वॉर की स्थिति थी और जर्मनी अपने अलावा किसी और की मदद नहीं कर पा रहा था, नेताजी ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने हिटलर को एक आइडिया दिया जिससे वो बहुत खुश हो गए। नेताजी ने हिटलर को बोला कि जो भी आपके पास जेल में भारतीय सिपाही है, जो कि अंग्रेजों के लिए वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, आप उन्हें आजाद कर दीजिए और उन्हें मेरे साथ भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए भेज दीजिए। तब लगभग 5,000 भारतीय सैनिक हिटलर के पास थे। हिटलर ने नेताजी के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ से शुरू होती है नेताजी की फौज की कहानी। अब नेताजी के पास एक फौज तो तैयार थी, लेकिन 5,000 सैनिक को जर्मनी से भारत लाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जर्मनी भारत से बहुत दूर था। और यही से एक बड़ा रोल आता है जापान का। जापान जर्मनी का पार्टनर था वर्ल्ड वॉर में,
और इसी के चलते हिटलर ने नेताजी और उनकी फौज का जापान तक पहुंचने का इंतजाम कराया और वहां से जापान उनकी मदद करता भारत तक पहुंचने के लिए, और साथ ही में जो भी वेपन और एम्यूनेशन की उन्हें जरूरत थी, जापान उसमें भी नेताजी की मदद करता। लेकिन अब नेताजी के बारे में अंग्रेजों को पता लग चुका था कि नेताजी जर्मनी में है, लेकिन उनके मंसूबे क्या है इसका अभी तक उन्हें अंदाजा नहीं लग पाया था। अब नेताजी जर्मनी से जापान एक पनडुब्बी के सहारे आ गए और यहाँ पे इनकी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री से हुई, और नेताजी इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को भी कन्विंस कर लिया भारत की मदद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। इसका सबूत यहाँ से दिया जा सकता है कि जापानी प्रधानमंत्री नेताजी से मिलके इतने खुश हुए कि उन्होंने पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दिया कि हम नेताजी की पूरी मदद करेंगे और भारत की अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में साथ देंगे। अब नेताजी को पता था कि जापान का सिंगापुर से झगड़ा चल रहा था। 1942 में जापान की लड़ाई अंग्रेजों से हुई थी सिंगापुर में। उस समय ये खबर हर जगह फैल गई थी कि कैसे मात्र 10,000 जापानी सैनिक ने अंग्रेजी सैनिकों को हरा दिया था और लगभग 64,000 सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया था। उसमें से कम 35,000 सैनिक भारतीय थे जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए जापानी प्रधानमंत्री ने सोचा कि क्यों न हम अपने सैनिक भारत भेजने की जगह इन्हीं के सैनिक जो उन्होंने सिंगापुर के बैटल में कब्जे में लिए थे, उन्हें ही क्यों न भारत भेज दे नेताजी के साथ लड़ने के लिए। और यही से नेताजी के भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक रोचक टर्न आता है। अब नेताजी के पास एक पूरी फौज तैयार हो गई थी और ये पूरी फौज आगे जाके बनी आजाद हिंद फौज। लेकिन उस वक्त इस फौज के साथ एक दिक्कत थी। फौज के बहुत सारे लोग अपना हौसला खो चुके थे और ऊपर से सब उस फौज का इस्तेमाल अपनी पावर के लिए करना चाहते थे। अब यही पे नेताजी और उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन आते हैं। नेताजी ने 1943 में फौज को इकट्ठा करना शुरू किया और उनके लिए स्पीच देना शुरू किया, जिससे उन फौजियों का वो मनोबल बढ़ा सके और उनको एक लक्ष्य के लिए एनकरेज कर सके कि हमें भारत को ब्रिटिश राज से छुड़ाना है। जो आग बुझ चुकी थी देशभक्ति की उन सैनिकों में, उसको वापस लाने के लिए वो उनके साथ बैठते थे, साथ खाना खाते थे और उनके साथ सारी बातें करते थे। उन्हीं स्पीचेस में से ही उनकी एक लाइन सबसे मशहूर हुई जो समय के साथ हमेशा गूंजती रहेगी, जिसमें उन्होंने उन सैनिकों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद वो 40,000 सैनिक भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। इन सैनिकों में से एक रेजिमेंट और वुमेन रेजिमेंट भी था और उनका नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा गया। इन 40,000 सैनिकों में से ही उनको 3 बेहतरीन लीडर मिले। उनका नाम कर्नल प्रेम कुमार सहगल, मेजर जनरल शाह नवाज खान और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो था। और यही 3 कमांडर आगे जाके वो कमांडर बने जो आजाद हिंद फौज को सिंगापुर से म्यांमार और म्यांमार से इम्फाल लाए थे। इम्फाल मणिपुर की कैपिटल सिटी है और यहीं पे आजाद हिंद फौज की भिड़ंत अंग्रेजी आर्मी से होती है। दुख की बात ये थी कि जिस अंग्रेजी आर्मी से आजाद हिंद फौज भिड़ रही थी, वो आर्मी भी भारतीयों की बनी थी, जो भारतीय बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही थी और भारतीय अपने ही भाइयों और बहनों को मार रहे थे। और उससे भी दुख की बात यह हुई कि अंग्रेजी सेना ने आजाद हिंद फौज को हरा दिया था और काफी सारे नेताजी की फौज के सैनिकों को अपना बंधक बना लिया था, जिसमें से 3 कमांडर भी शामिल थे। अब क्योंकि ये 1945 का टाइम था, इसी टाइम पे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराया था, जिसके कारण जापान अब हार मान चुका था। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अब वो नेताजी की फौज को खाना और वेपन्स देने में और मदद नहीं कर सकता था, जिसके चलते नेताजी ने बचे कुचे इम्फाल के युद्ध में सैनिकों को वापस बुलाया और उन्होंने सोचा कि अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, क्यों ना वो सोवियत यूनियन जाके वापस मदद मांगे। इसके लिए वो जापान से वियतनाम गए
और वहां से वो एक हवाई जहाज में बैठे जो मॉस्को जाना था। लेकिन इसके बाद एक खबर आती है जो कि बहुत दर्दनाक थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि नेताजी की मौत ताइवान में हवाई जहाज के क्रैश होने के कारण हो गई है। इस खबर को सुन के अंग्रेज बहुत खुश हो जाते हैं। अंग्रेज जो भारत में अभी तक पूरी प्रेस को कंट्रोल कर रहे थे, वो नेताजी की मौत की खबर न्यूज में आने के कारण किसी को ये नहीं बताते हैं कि आजाद हिंद फौज के कई सैनिक और उनके लीडर्स को उन्होंने देशद्रोह के सिलसिले में जेल में बंद कर दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अगर भारतवासियों को पता चलता कि ये पूरी फौज कौन सी है और इनका क्या मकसद है, और ये जापान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए लड़ने आई थी जापान से, तो देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता। और यहीं पे अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती हुई। उन्होंने प्रेस में रिलीज किया कि वो पब्लिक ट्रायल करेंगे आजाद हिंद फौज के तीनों कमांडरों का। इस ट्रायल का नाम था रेड फोर्ट ट्रायल, और इस ट्रायल के बारे में अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से प्रेस में रिलीज किया जैसे वो पब्लिसिटी कर रहे हो, क्योंकि उनका मानना था कि सबको पता चलना चाहिए कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो उनके साथ क्या होगा। अब जब तीनों कमांडर के बारे में लोगों ने पता करना चाहा कि ये कौन है और अंग्रेज इनका इतना प्रचार क्यों कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि ये आजाद हिंद फौज है और नेताजी ने इस फौज को भारत में अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए भेजा था। इसके बाद पूरे भारत में कोहराम सा मच गया था। एक तरफ नेताजी की प्लेन क्रैश में मौत और एक तरफ इन तीन कमांडरों का पब्लिक ट्रायल। यह सारी खबर भारत के लोग इतने आसानी से नहीं ले पाए। इसके चलते पूरे भारत में पहली बार एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ एक लहर चली। इस बार ब्रिटिश की नेवी और ब्रिटिश एयरफोर्स, जिसमें 60% सैनिक भारतीय थे, जब उन्होंने भारत में इतना गलत होते हुए महसूस किया और हर दिन न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ी, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वो अंग्रेजों को ही मारने लग गए। ये बातें न्यूज में इतनी आने लगी कि जो लोकल लोग थे वो भी अब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में जुड़ गए। अंग्रेजों ने ये चीज कभी आते हुए नहीं सोची थी और अब ये उन्हीं पे इतनी भारी पड़ने लगी कि लोकल लोग भी अब अंग्रेजी आर्मी पे लाठी और पत्थर मार मार के बुरा हाल करने लगे थे। और नेताजी की फोटो नेवी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी और लोकल लोग सड़कों पर लेके निकल पड़े थे। इस इवेंट का नाम नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946 पड़ा। अब हजारों की तादाद में लोग रेड फोर्ट के सामने पहुंच गए थे और सारे लोग वहां नारे लगाने लगे, हिंदुस्तान की एक आवाज, सेगल ढिल्लो शाहनवाज। हिंदुस्तान की एक आवाज, सेगल ढिल्लो शाहनवाज। अब फाइनली नेताजी ने जो सोचा था कि अगर 25 लाख भारतीय जवान जरा से 40,000 अंग्रेजी सैनिक के सामने इकट्ठे हो जाए तो अंग्रेज भारत को छोड़ने पे विवश हो जाएंगे, और ठीक यही हुआ। अब अंग्रेजों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था और इसी के चलते 1946 में एक कैबिनेट मिशन बना और उसमें ये तय हुआ कि अंग्रेज भारत को उनकी पावर ट्रांसफर करेंगे। एक इंटरिम सरकार भारत की बनेगी। उसके बाद 20 फरवरी 1947 को तब के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे। रेड फोर्ट ट्रायल भारत के इतिहास का एक ऐसा चैप्टर बना जिसने भारत का पूरा नक्शा बदल दिया, और इसी के कारण भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में। इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपके सामने खुद क्लेमेंट एटली का बयान रखूंगा, जो उन्होंने अपनी 1956 की भारत की यात्रा में कहा था। जो उसके असली जो डिसीजन मेकर थे, लॉर्ड क्लेमेंट एटली जी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जब वो कलकत्ता आए 1956 में और हमारे गवर्नर, स्टेट गवर्नर चक्रवर्ती साहब के साथ ठहरे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि साहब, जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी गांधी जी की 42 में शुरू हुई, 44 तक फेल हो चुकी थी, फिर आप गए क्यों? उन्होंने बोला 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। ये किसके ये शब्दावली किसकी है? जिसने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट साइन किया, जो डिसीजन मेकर था। और वहीं पे जो नॉन वायलेंट मूवमेंट था उसको अंग्रेजों ने डिसमिस कर दिया था, क्योंकि उससे अंग्रेजों को बिल्कुल खतरा नहीं लगता था। ये एक बयान ने सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि भारत की आजादी में किसका सबसे बड़ा रोल था।
और किसके कारण भारत को उसकी आजादी मिली। साथ ही में B.R. अम्बेडकर ने खुद बीबीसी के 1955 के इंटरव्यू में कबूला था नेताजी की फौज के बारे में। Was it Gandhi who was too impatient, or the Congress Party? Was he? No, personally, I do not know how suddenly Mr. Attlee agreed to give independence. That's a matter of secret which Mr. Attlee one day, I think, will disclose in his autobiography. It seems to me, from the analysis that I make about it, there are two things which I think led, to the Labour Party to take this decision. One is the National Army that was raised by Subhash Chandra Bose. ये एक राज की बात है कि क्यों जब इतिहास के पन्नों में भारत की आजादी की बात की जाती है तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम इतना कम क्यों लिया जाता है। लेकिन हम उनकी इस कुर्बानी को कभी भूलेंगे नहीं। क्या आपको भी लगता है ये वीडियो देखने के बाद कि बोस ने वाकई में भारत को इंडिपेंडेंस दिलाई थी या नहीं? प्लीज अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर इससे आपको भारत के इतिहास के बारे में और अच्छे से पता चला तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू और जल्द ही आप सबसे फिर मुलाकात होगी।